हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मार्कर किंग खत्म हो गई थी, चेंज की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर में मास एंड वेट। मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, मास और वेट के बीच में डिफरेंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं जानते। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास है किसी भी बॉडी के अंदर, जैसे मेरी बॉडी है, मेरे अंदर मैटर कितना है, पदार्थ कितना भरा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास, उसको मास बोलते हैं। और वेट, उसको समझ में आया कि मास क्या चीज है, वेट क्या चीज है? मैं धरती के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, वो मेरा वेट है। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी क्या है, अमाउंट भी है और डायरेक्शन भी है कि धरती के ऊपर मैं कितना वेट, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कितना वेट लगाऊंगा, कितना फोर्स लगाऊंगा। जो फोर्स अप्लाइड है, force applied by a body on surface is weight, और actual amount of जो mass present है उसके अंदर, that actual amount of matter जो present है, that is mass। मास है वो जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता। जैसे ग्रेविटी की वैल्यू अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स और इक्वेटर पे अलग अलग होती है। पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो पोल्स और इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है तो मास की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, बट वेट की वैल्यू चेंज होती रहती है। वेट की वैल्यू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे अब अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, मून के ऊपर जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू कम है। तो अर्थ के ऊपर हमारा वेट अगर 42 केजीज है तो मून के ऊपर हमारा वेट कितना रह जाएगा? सिर्फ 6 केजी, 7 केजी, क्योंकि जो मून का ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1/6 टाइम्स है अर्थ की ग्रेविटी की। अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है 6 टाइम्स, तो 1/6 कर देंगे। जितना अर्थ का वेट है 1/6 इज इक्वल टू वेट ऑन मून। तो जो अभी मैंने बताया ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है, इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसको जो फोर्स की यूनिट है उसी को में मेजर करते हैं। और इसको बैलेंस से जो वेइंग मशीन है, जो वेइंग मशीन बोलते हैं वैसे तो उसको, पर मास को मेजर करती है, वो उसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे? वेट इज इक्वल टू m, ये जो मास है m इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू साथ में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो है उसका वेट। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्स्ट। थर्स्ट क्या चीज होती है? अभी जो मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं तो ये जो बोर्ड ऐसे मैं धकेल रहा हूं इसको, तो जो डस्टर है वो बोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, जो 90 डिग्री है परपेंडिकुलर फोर्स। इसी परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? थर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड साफ करते करते तुम्हें समझा दिया कि थर्स्ट किसे बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, थर्स्ट क्या चीज है? द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट, THRUST, थर्स्ट। द परपेंडिकुलर फोर्स, ये फोर्स, ये मेरी उंगली का ये वाला हिस्सा फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, दैट इज थर्स्ट। द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सरफेस, उसको बोलते हैं थर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट के बाद प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। 8th क्लास में पढ़ा था हमने। प्रेशर क्या है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया जो फोर्स अप्लाइड है उसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आया? जो प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है फोर्स के, और जो प्रेशर है वो इनवर्सली रिलेटेड है एरिया के। मतलब फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, फोर्स कम प्रेशर कम, ये उल्टा है। एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। ठीक है, अब फोर्स की यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट है पास्कल। फोर्स की ऐसा यूनिट, ऐसा एक यूनिट नहीं, फोर्स की नहीं, प्रेशर की। फोर्स की तो न्यूटन है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर
is Pascal। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, प्रेशर की, बहुत इंपॉर्टेंस है प्रेशर की हर रोज की जिंदगी में। सारे यूटेंसिल्स बनाने के लिए, सारे चीजें बनाने के लिए जहां भी यूटिलाइज होता है प्रेशर का, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले बात करें कि जो बैग्स की हमारी स्ट्रिप्स हैं वो चौड़ी बनाई जाती हैं क्योंकि ज्यादा एरिया तो प्रेशर कम। पहला ब्रॉड बैग स्ट्रिप्स अप्लाई लेस प्रेशर ऑन शोल्डर्स। दूसरा ऊंट, जिसको रेगिस्तान में जहाज बोलते हैं। ऊंट रेगिस्तान में कैसे चल पाता है क्योंकि उसके बड़े चौड़े पैर होते हैं, कुशन वाले चौड़े पैर होते हैं। चौड़े पैर हैं तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो प्रेशर अप्लाइड ऑन द सैंड विल बी लेस। सैंड जो रेत है उसके ऊपर कम प्रेशर अप्लाई होगा जिसकी वजह से वो उसके पैर धंसते नहीं है। तो फीट ऑफ कैमल आर broad which applies less pressure on sand and helps the camel to move easily। आदमी का पैर छोटा है, वो अगर वो रेत में चलेगा तो उसका छोटा है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा। और जो नीडल्स है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर पाती हैं क्योंकि उनके सरफेस एरिया बहुत कम है। सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है तो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर पाती हैं। अगर उनका एंड ब्लंट है, ब्लंट एंड मतलब चौड़ा है, ब्लंट एंड चौड़ा एंड वाले नीडल्स हैं वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। ऐसे ही नाइफ है, अब और उसके एजेस शार्प है, शार्प एजेस नाइफ है तो इजीली कट कर सकता है, ब्लंट एजेस वाला नाइफ इजीली कट नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में पढ़ दिया हमने। प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है किसके, एरिया के, और डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, फोर्स के। नोट्स मैंने अभी इसके शॉर्ट्स में डाल दूंगा, वहां से अपना कॉपी में उतार लेना और उनको याद करना। वैसे मैंने आप लोगों को बोला है साथ ही साथ कॉपी में लिखना क्योंकि लर्निंग है जो हमेशा, अब मैंने पहले वीडियो में बताया था 3H फॉर्मूला पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। 3H फॉर्मूला है लर्निंग का। अब आप ऐसे अगर बड़े-बड़े वीडियो देख रहे हैं सिर्फ तो उससे कुछ समझ में आएगा, 100% नहीं होगा। चैनल का नाम है 50% मैं दूंगा, 50% मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार कर रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं, समझा रहा हूं। 50% आपका काम है कि आप उसको लिखो। 3H फॉर्मूला की बात कर रहा था। 3H फॉर्मूला क्या है हमारा, हैंड, हेड एंड हार्ट। जब तक इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। साथ में आपको लिखना है, दिमाग में सोचना है, हार्ट से उनको रिलेट करना है। किसी भी चीज को आप रिलेट करोगे, किसी स्टडी वाली चीज को किसी चीज के साथ रिलेट करके याद रखोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगी और अच्छे से याद रहेगी। तो 3S फॉर्मूला हमेशा याद रखना, और जब भी आप पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन साथ में रखो, लिखो। आपके पास रिकॉल करने के लिए ऑप्शन रहेगा कि आप उसमें से, आप फोन नहीं है जब आपके पास तो कॉपी में से याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ से पहले हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स क्या चीज है? फ्लूइड्स नाम से जैसे इंडिकेट कर रहा है, जो बह जाते हैं वो फ्लूइड्स हैं, जो बह जाते हैं, भावनाओं में नहीं, प्रेशर में, भावनाओं में नहीं, प्रेशर, जो बह जाते हैं। फ्लूइड्स आर, इनको किसको बोलते हैं? लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों फ्लूइड्स में आते हैं। लिक्विड एंड गैसेस which flows under the influence, influence क्या होता है? प्रभाव, under the influence of any external force। कोई भी अगर बाहर, जैसे पानी की कोई बूंद है, अगर वो ऐसे पड़ी है, उसके ऊपर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही, तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। जब एटमॉस्फेरिक फोर्स या प्रेशर काम कर रहा है तो बहने लग जाएगी। तो इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो liquids and gases which flows under the influence of any external force are called fluids। सारे liquids और gases fluids होते हैं।
अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ये कहता है भाई, पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड है और अगर उस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाया गया तो सारे के सारे फ्लूइड के अंदर और कंटेनर की वॉल्स के अंदर इक्वल अमाउंट में वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या कहता है कि प्रेशर अप्लाइड on any fluid is distributed or transmitted equally to all of the fluid and walls of कंटेनर। जिस कंटेनर में फ्लूइड रखा है उसकी वॉल्स पे और जो फ्लूइड है, लिक्विड है, भरा हुआ है, गैस भरी हुई है, सारी की सारी गैस, उसके सारे पार्टिकल्स पे सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई होगा। ये है पास्कल्स लॉ। ठीक है, समझ में आया क्या? एक बार और बता देता हूँ। कोई भी कंटेनर के अंदर अगर लिक्विड है या गैस है जिसको फ्लूइड बोलते हैं, अगर उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वो फ्लूइड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके पास इक्वल अमाउंट में जाएगा और उतना ही इक्वल अमाउंट में किसके पास जाएगा? कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। ये है पास्कल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉयंसी। फ्लूइड्स के बारे में बता दिया। बॉयंसी क्या चीज है? हवा का प्रेशर। बॉयंसी है हवा या फ्लूइड्स का प्रेशर, फ्लूइड्स का ऊपर की ओर धकेलने का प्रेशर है जो उसको बॉयंसी BOUYANCY बॉयंसी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप पानी का एक जार लें तो पानी के जार के अंदर ये वाटर है, वाटर के अंदर हम क्या डाल दें? कोई भी वुडन ब्लॉक डाल दें, लकड़ी का टुकड़ा डाल दें, तो क्या करेगा? वो उसके अंदर तैरने लगेगा। अब ये तैरने के बाद इसके अंदर से वाटर को कुछ इधर उधर डिस्प्लेस कर देगा, धकेल देगा, और वाटर क्या करेगा? उसको ऊपर की ओर धकेलेगा। जो अब ऊपर की ओर धकेलने वाला काम है, हवा भी क्या करती है? पेपर को छोड़ते हैं, हम या किसी भी चीज को छोड़ते हैं, पेपर पे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, अगर भारी चीजें तो कम एक्सपीरियंस होगा। पेपर को छोड़ रहे हैं तो ऊपर की ऊपर धकेलेगा क्या? एयर उसको ऊपर की ओर धकेलेगी। तो ये अपवर्ड फोर्स है, ऊपर की ओर धकेलने वाला फोर्स है। अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम फ्लूइड के अंदर रखेंगे, वो क्या करेगा? थोड़ा सा उसके अंदर धंस जाएगा, इमर्ज कर जाएगा, फिर जो फ्लूइड है, लिक्विड है या फिर गैस है, उसके ऊपर की ओर प्रेशर अप्लाई करेगी, उसको अपवर्ड फोर्स को, इसको अप थ्रस्ट भी बोलते हैं, थ्रस्ट का उल्टा अप थ्रस्ट भी बोलते हैं, बायंसी भी बोल सकते हैं। अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं बॉयंसी। ठीक है, समझ में आया बॉयंसी का कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब बॉयंसी की वजह से ना, बॉयंसी की वजह से क्या होता है? जो जितना ऊपर धकेलते हैं तो जो तैरता है वो। अब कोई भी चीज सिंक या तैरेगी कब? सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, या फिर फ्लोट करेगी, कब करेगी? किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर उसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी से? फ्लूइड्स की डेंसिटी से, तो क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा, वो उसमें डूब जाएगा। अगर उसकी डेंसिटी कम है, फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, उसके ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, ओके। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल? सुन लो भाई। अब कोई भी जब फ्लूइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट को डाला जाता है, लिक्विड या गैस के अंदर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं, उसके अंदर रखते हैं, तो उसमें डूब जाता है, वो इमर्स कर जाता है और तैरने लगता है। जो तैरती है जो चीज, इमर्स करने वाले को जो सिंक कर जाएगी उसको भूल जाओ। जो चीज तैरती है उसके अंदर, तो क्या करेगी? वो वाटर को डिस्प्लेस कर देगी, लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगी इधर उधर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है
principle. When any object floats on surface of liquid, that object displaces water or liquid below it. इसके अंदर उसके नीचे जो वाटर या फिर जो भी लिक्विड है किसके अंदर, किसके नीचे, ऑब्जेक्ट के नीचे, तो उसको डिस्प्लेस करता है। और उस डिस्प्लेस करने के बाद देन weight of object becomes less, और जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम हो जाता है। कितना वेट कम हो जाता है? जितना उसने वाटर को या फिर लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हल्का लगता है। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका यूज किया जाता है किसमें? शिप्स बनाने में एंड सबमरीन्स बनाने में। नंबर 2 किसमें? लैक्टोमीटर बनाने में, जो मिल्क की डेंसिटी चेक करता है, जिससे पता चलता है मिल्क कितना प्योर है। लैक्टोमीटर is used in measuring purity of milk. बैरोमीटर बनाया जाता है। बैरोमीटर क्या चीज होती है? बैरोमीटर which measures the density of liquids. तो ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक था ग्रेविटेशन चैप्टर का। ये चैप्टर फिनिश। इतना सारा काम करने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है आप लोगों से कि कम से कम इसको शेयर करें दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ, दूसरे सेक्शन के बच्चों के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं भी है, दूसरे स्टेट का है या रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।